ये सब मैंने फ़ॉलो किया था। और टेलीग्राम चैनल में एक यूपी पीसीएस 1 टेलीग्राम चैनल है, उसकी एमसीक्यू सीरीज़ आती है लास्ट में, जब प्रीलिम्स आने वाला होता है, तो तब मैंने वो एमसीक्यू सीरीज़ फ़ॉलो की थी। वो काफ़ी हेल्पफुल मेरे लिए रही। और इसके अलावा जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड हैं, उसमें मैं जो पेपर 1 है अराउंड, उसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें मैं अराउंड 140 के आसपास क्वेश्चंस करता था, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी थोड़ी कम रहती थी, तो मैं ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता था। और मेरा यही स्ट्रेटजी रहती थी कि जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है, उससे लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस मैं एक्स्ट्रा अपने नेट करेक्ट करूं, ताकि मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से की जा सके। और अभी 2 टाइम में मैंने ये भी देखा है कि यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में कई क्वेश्चन डिलीट होते हैं, या कुछ क्वेश्चन आंसर की में गलत दिए होते हैं, तो उनकी वजह से एक स्ट्रेस रहता है कि जब तक रिज़ल्ट का वेट करते हैं, तो इसलिए हमारे टाइम भी काफ़ी वेस्ट होता है। तो हमको कट ऑफ से 10 से 15 मार्क्स ऊपर जाने का ट्राई करना चाहिए। और प्रीलिम्स की टारगेटेड प्रिपरेशन के लिए हमको एक तो सिलेबस देखना चाहिए। हालांकि प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है यूपी पीसीएस ने, लेकिन जो सिलेबस है उसके पॉइंट्स को हमको याद कर लेना चाहिए। और जो प्रीवियस ईयर हैं, कम से कम हम 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर देखें, उनसे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का पता लगा सकते हैं कि यूपी पीसीएस किन टॉपिक्स पर फोकस कर रहा है। और ये भी देखा गया है कि प्रीवियस ईयर जो टॉपिक्स होते हैं, उन पर क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट भी हो रहे हैं, तो हमको प्रीवियस ईयर पर फोकस करना चाहिए। और घटना चक्र पूर्वावलोकन करते हुए भी हमको उनके शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस के सब घटना चक्र पूर्वावलोकन के मैंने 15-15 या 20-20 पेज के नोट्स बना लिए थे अपने, जो लास्ट टाइम रिवीजन में मेरे लिए हेल्प किए थे। इसी तरह आई दृष्टि के भी मैंने नोट्स बनाए थे अपने, जो शॉर्ट नोट्स है, जो लास्ट टाइम में मुझे रिवीजन में हेल्प किए। क्योंकि आप घटना चक्र पूर्वावलोकन लास्ट में एकदम से नहीं पढ़ पाएंगे, वो 6 से 7 दिन एक बुक लेती है, तो एंड में जब आपको कोई रिवीजन चाहिए होता है, तो वहाँ पर वो हेल्प नहीं कर पाएगी। और अब पेपर 2 से स्टार्ट करते हैं, जो सीसेट का पेपर है। सीसेट के पेपर के लिए, जैसे कि मेरा फिज़िक्स बैकग्राउंड था, तो मुझे मैथ्स और रीजनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। हालांकि यूपी पीसीएस के सीसेट में एक कन्वर्सेशन वाला, कम्युनिकेशन स्किल वाला सबसेट भी होता है, जिसके क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए मैंने कुछ स्ट्रेटजी नहीं फॉलो की थी। जैसे ही पेपर 1 होता है, तो उसके बाद 2 घंटे का टाइम मिलता है। उस 2 घंटे में मैं यूट्यूब पर उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेता था, और तभी मैं उनको 2x पर चलाकर तभी उन क्वेश्चंस को कर लेता था। क्योंकि प्रीलिम्स के जो सीसेट पेपर है, उसमें आपको 33% मार्क्स चाहिए होते हैं, वो आसानी से इसमें प्राप्त किए जा सकते हैं। अब प्रीलिम्स के बाद मैं इस एग्ज़ाम के नेक्स्ट स्टेज पर आना चाहूँगा, जो मेंस है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि ये 1500 मार्क्स की होती है, यही आपके फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करती है। मेंस में अब यूपी पीसीएस ने ऑप्शनल हटा दिया है, तो इसकी जगह यूपी स्पेशल 2 पेपर आए हैं। तो अब जीएस 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आए हैं, और एक हिंदी और एसए का पेपर होता है। मैं हिंदी से स्टार्ट करना चाहूँगा। जो 2022 वाला अटैम्प्ट था, उसमें मैं हिंदी नहीं पढ़ पाया था ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम, और उसकी वजह से मेरे हिंदी में मार्क्स भी काफ़ी कम थे। लेकिन इस बार मैंने हिंदी पर फोकस किया। यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसमें प्रीवियस ईयर हिंदी के जो पेपर होते हैं वो सारे दिए होते हैं, उनके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे और उनको सब पढ़ा था। जो ग्रामर वाला पोर्शन होता है और जो लेटर वाला पोर्शन होता है, उसमें मैंने सबके फॉर्मेट्स बनाए थे, उनके एग्जाम्पल्स लिखे थे, ताकि मैं एग्ज़ाम में सही से परफॉर्म कर पाऊँ। एस्से के लिए जो मेरी स्ट्रेटजी थी, उसमें 3 एस्से लिखने होते हैं, तो तीनों एस्से मैंने अलग अलग फॉर्मेट में लिखे थे। जैसे कोई एस्से मैंने केस स्टडी से स्टार्ट किया, कोई कोट से स्टार्ट कर दिया, या किसी एस्से में मैंने कोई डेटा दिया या कोई रिपोर्ट कोट कर दी। तो इस तरह से मैं एस्से को स्टार्ट करता था, और फिर उस एस्से का मेरे लिए क्या मीनिंग है वो मैं एक्सप्लेन करता था। उसके बाद उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, सोसाइटी में उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, इंटरनेशनल रिलेशन से वो रिलेटेड है नहीं, साइंस एंड टेक उसमें क्या रहेगी, एथिक्स के क्या उसमें कंटेक्स्ट है, ये सब मैं उसमें एक्सप्लेन करता था, और एक पॉजिटिव एंड पर एस्से को एंड करता था। इसके बाद GS 1 का पेपर होता है। GS 1 के पेपर में हिस्ट्री के लिए मैंने स्टार्टिंग में NCERTs की थी, उसके बाद मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी। स्पेक्ट्रम का आपको बहुत बार रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, और स्पेक्ट्रम को लगभग मैंने 15 से 20 बार पढ़ा होगा। उसके मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, और शॉर्ट नोट्स बनाकर मैं उनको रिवाइज़ करता था। और हिस्ट्री में मिडेवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने NCERTs ही की थी, जो मेरा मानना है काफ़ी रहती है प्रीलिम्स के लिए। और मेंस में मैंने एक फाइन आर्ट्स की बुक आती है, NCERT आती है, वो कवर की थी, और नितिन सिंघानिया की थी। इसके अलावा राव IAS कंपस की मेंस कंपस आती है, वो मैंने आर्ट एंड कल्चर के लिए और हिस्ट्री के लिए फ़ॉलो की थी। और इसके
जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री वाला पोर्शन होता है उसको मैंने इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस नाम से एक एनसीईआरटी आती है उसे कवर किया था। और जो प्रधानमंत्री सीरीज़ है एबीपी न्यूज़ की, उससे मैंने इस पोर्शन को कवर किया था। इसके बाद जो सोसाइटी का पेपर होता है उसमें मैंने इंडियन सोसाइटी की जो बुक है और इंडियन सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, ये 2 बुक्स मैंने फॉलो की थी। इसके अलावा राव कंपास आती है सोसाइटी के लिए, वो मैंने फॉलो की थी। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने स्टडी आई क्यू से नोट्स प्रिपेयर किए थे और जो टॉपिक्स दिए हैं सिलेबस में उनको ही मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स उनके ही सिर्फ प्रिपेयर किए थे, ज़्यादा एग्जॉस्टिव मैंने इसकी प्रिपरेशन नहीं की थी। और जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसके लिए मैंने एनसीईआरटीज़ फॉलो की थी। क्लास 11th की 2 एनसीईआरटी हैं और क्लास 12th की 2 एनसीईआरटीज़ हैं, उनको मैंने काफ़ी बार पढ़ा था, उनके मल्टीपल रिविजन्स किए थे, तो उसको मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही फॉलो किया था। GS1 में वैल्यू एडिशन के लिए मैंने ओनली IAS की प्रहार मैगज़ीन आती है उसको फॉलो किया था। और GS1 में आपको वैल्यू एडिशन जैसे हिस्ट्री में ईयर्स कर सकते हैं, किंग्स के नेम कर सकते हैं, जो फ्रीडम फाइटर है उनके नेम मेंशन कर सकते हैं, ज्योग्राफी में मैप ड्रॉ कर सकते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसी सोसाइटी में हम करंट सोसाइटी के एग्जांपल दे सकते हैं, एंशिएंट सोसाइटी के एग्जांपल दे सकते हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं उनको हम कोट कर सकते हैं। तो ये सब वैल्यू एडिशन इसमें आता है, हम डेटा भी कोट कर सकते हैं इसमें। इसके बाद GS2 का पेपर होता है। GS2 में पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत और मेंस 365 जो विज़न IAS की आती है उसको फॉलो कीजिए और इनके मल्टीपल रिवीजन कीजिए। विज़न IAS की जो मेंस 365 है उसके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जो सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर, जैसे फेडरलिज्म है, इलेक्शंस हैं और सेपरेशन ऑफ पावर है, फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट है, इन सब पर आप नोट्स बना सकते हैं। और गवर्नेंस पोर्शन के लिए भी मैंने विज़न IAS का जो वैल्यू एडिशन मटेरियल होता है उसको पढ़ा था और उसी बुकलेट में साइड में मैंने अपने नोट्स बना लिए थे फॉर क्विक रिवीजन। उसमें आपको काफ़ी वैल्यू एडिशन के पॉइंट्स मिल जाते हैं जिसको आप बाकी पेपर में जैसे GS3 में भी कोट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने मेंस 365 जो गवर्नेंस की आती है वही फॉलो की थी। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था और उसमें न्यूज़पेपर में जो इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट होते हैं उनके कोट्स वगैरह जो होते थे या उनकी कुछ जोग्राफिकल जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में कोई टेक होता था तो मैं उसको मेंशन अपने आंसर्स में करता था। और इसके अलावा जो विज़न की ही मेंस 365 आती है इंटरनेशनल रिलेशंस की, वो मैंने पढ़ी थी। और मैंने पहले अटैम्प्ट में अपने राव कंपास भी इसके साथ साथ विज़न की मेंस 365 के साथ साथ राव IAS कंपास की जो इंटरनेशनल रिलेशन की बुकलेट आती है वो भी फॉलो की थी। और इसमें वैल्यू एडिशन के लिए विज़न IAS की वैल्यू एडिशन मटेरियल जो आता है वो क्विक रिवीजन मटेरियल के नाम से आता है, वो मैंने फॉलो किया था। ओनली IAS का जो प्रहार सीरीज़ आती है उसको फॉलो किया था। इसमें वैल्यू एडिशन में आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, किसी कमेटी की रिपोर्ट, ये सब मेंशन कर सकते हैं। कोई लेजिस्लेशन है इनको मेंशन कर सकते हैं। गवर्नेंस जो टॉपिक है उसमें आप डेटा मेंशन कर सकते हैं, कोई ARC रिपोर्ट मेंशन कर सकते हैं। ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस में आप किसी कंट्री के साथ हमारा इंडिया का कितना ट्रेड है वो मेंशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं वो मेंशन कर सकते हैं। कुछ जियोपॉलिटिकल कीवर्ड्स होते हैं वो मेंशन कर सकते हैं, जैसे मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया, आइडियोलॉजिकल अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, प्रैग्मेटिज्म क्या है। और जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं दूसरे देशों में तो कंट्रीज़ के रेस्पेक्ट में वो कुछ टर्म्स बोलते हैं, कीवर्ड्स बोलते हैं, उन सबको हम मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे GS3 का पेपर आता है। GS3 में इकोनॉमिक्स के लिए मैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे और बजट होता है उसको मैं डेटा कोट करता हूँ। और इकोनॉमिक्स के लिए राव कंपास आती है जो मेंस के लिए आती है, वो एक 1 पॉइंट सॉल्यूशन है आपके इकोनॉमिक्स के लिए। उसमें सब डेटा, कमेटी रिपोर्ट सब मेंशन होता है। और एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स, बल्कि एग्रीकल्चर के लिए भी मैं वही बुकलेट फॉलो करता था और उसमें से क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं, अच्छा कंटेंट भी मिल जाता है आपको, वैल्यू एडिशन भी मिल जाता है, कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं, तो उसको मैंने फॉलो किया था। और इसके बाद जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का पेपर होता है उसमें मैं NDMA रिपोर्ट्स पढ़ता था और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए ज्योग्राफी का जो पोर्शन है उसमें से मैं कुछ पॉइंट्स उठाता था। और ऐसे ही एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए मैं विज़न IAS की जो मेंस 365 होती है उसको फॉलो करता था। और मेंस 365 में एनवायरनमेंट के पॉइंट्स भी होते थे और डिज़ास्टर मैनेजमेंट लास्ट में दिया होता है, उसके मैं काफ़ी पॉइंट्स लिखता था एग्ज़ाम्स में। एनवायरनमेंट के लिए मैं राव IAS की कंपास भी पढ़ता था
उससे काफ़ी मुझे हेल्प मिली है एनवायरनमेंट पोर्शन में। इसके अलावा जो सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ के लिए मैंने टाटा मैग्रो हिल की एक बुक आती है, उसको मैंने फ़ॉलो किया था। वो काफ़ी मुझे कंसेप्ट्स क्लियर करने में और बेसिक्स क्लियर करने में काफ़ी हेल्पफुल रही। और उसके बाद मैंने विज़न आईएएस की मेंस जो 365 होती है उसको फ़ॉलो किया था। उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे और वो लगभग 50 पेज की आती है, तो वो एक दिन में ही हो जाती है और उसी दिन मैंने शॉर्ट नोट्स 1 या 2 दिन में बना लिए थे। और साइंस एंड टेक पोर्शन के लिए मैंने जो विज़न आईएएस की मेंस 365 होती है उसको ही फॉलो किया था। उसमें साइंस एंड टेक के लगभग सारे पोर्शन कवर हो जाते हैं। हालांकि साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट ऐसा पोर्शन है उसमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो एग्ज़ाम सिचुएशन में टैकल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट जितना पॉसिबल हम कर सकते हैं इस पेपर में साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के लिए वो विज़न की मेंस 365 से कवर हो जाता है। इसमें वैल्यू एडिशन के लिए मैंने कलाम आईएएस की जो बुकलेट आती है एक वैल्यू एडिशन, वो इकोनॉमिक्स के डेटा के लिए यूज़ की थी। उसमें इकोनॉमिक सर्वे का भी ब्रीफ दिया होता है। और इसके अलावा जो ओनली आईएएस की प्रहार मैगज़ीन आती है वो भी मैंने वैल्यू एडिशन के लिए फ़ॉलो की थी। जो गवर्नमेंट साइट्स हैं लाइक पीआईबी है उसको भी मैंने इकोनॉमिक्स के लिए फ़ॉलो किया था। और इसके अलावा जैसे एनवायरनमेंट का पोर्शन है उसमें आप यूएनईपी की कोई रिपोर्ट है या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की कोई रिपोर्ट है, नीति आयोग की कोई रिपोर्ट है, तो उनको आप मेंशन कर सकते हैं। कोई डेटा है, किसी का कोट है तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं। और ऐसे ही साइंस एंड टेक में वैल्यू एडिशन के लिए आप डायग्राम्स यूज़ कर सकते हैं। जो फिजिक्स के डायग्राम होते हैं, टेलीस्कोप वगैरह बना सकते हैं। बायोलॉजी के कुछ डायग्राम होते हैं तो उस पर जैसे जीन टेक्नोलॉजीज़ पर उस पर आप कुछ डायग्राम्स बना सकते हैं। इस पेपर में ये पेपर वैसे काफ़ी स्कोरिंग यूपी पीसीएस में रहता है, तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लाइक लास्ट टाइम में मेरे जीएस 3 के पेपर में 121 मार्क्स थे, जो वन ऑफ द हाईएस्ट उस साल रही थी। इसके बाद जीएस 4 का पेपर होता है। इसका सिलेबस काफ़ी कम है लेकिन ये ज़्यादा इग्नोर्ड पेपर रहता है, इस पर ज़्यादा फोकस लोग करते नहीं है, बट ये काफ़ी स्कोरिंग पेपर है। जीएस 4 के लिए मैंने वाजीराम एंड रवि की जो येलो बुक आती है उसको मैंने अपनी स्टार्टिंग से ही फॉलो किया है। इसके अलावा जो राव आईएएस कंपस आती है, मेंस कंपस आती है, उसको मैंने एज अ वैल्यू एडिशन और एज अ कंटेंट भी उसको मैंने फ़ॉलो किया था। और इस पेपर में मैंने न्यूज़पेपर से काफ़ी कोट्स और जो सिविल सर्वेंट्स के एग्जांपल्स होते हैं उसको मेंशन किए थे। और इस पेपर में आप जो एग्जांपल्स देते हैं वो काफ़ी वैल्यू रखते हैं, वो काफ़ी आपको मार्क्स फेच करते हैं। और एग्जांपल्स भी आपको डिफरेंट फील्ड से देने चाहिए, अपने पर्सनल लाइफ से, सिविल सर्वेंट्स की लाइफ से, पॉलिटिकल लाइफ से, और जो हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ है उनकी लाइफ से आप मेंशन कर सकते हैं। जीएस 4 में एग्जांपल्स भी आपको डिफरेंट फील्ड से देने चाहिए। जैसे मैं डिफरेंट फील्ड्स कहूँ तो रामायण, महाभारत, हिस्ट्री, पॉलिटी, अपनी पर्सनल लाइफ है, और जो सिविल सर्वेंट्स हैं, बॉलीवुड हो गया, क्रिकेट हो गया, इन सब के एग्जांपल्स मैं अपने आंसर में मेंशन करता था, जिनसे ये काफ़ी मार्क्स फेचिंग होते हैं। इससे आपको हेल्प भी मिलती है और एग्जामिनर का इंटरेस्ट भी इस पेपर को, आपकी जो आंसर बुकलेट है उसको पढ़ने में हेल्प होता है। वैल्यू एडिशन के लिए इसमें मैंने भी प्रहार की जो मैगज़ीन आती है वो फॉलो की थी। न्यूज़पेपर से मैं कोट्स उठा लेता था, वो मैं लिखता था। और जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है, स्वामी विवेकानंद है, मदर टेरेसा है, रविंद्रनाथ टैगोर है, महात्मा गांधी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके कोट्स मैं मेंशन करता था। इसके बाद यूपी स्पेशल जो पेपर है, जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6, उनकी मैं स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगा। ये इसी बार यूपी पीसीएस ने ऐड किए हैं और इनके ऐड होने से एक लेवल प्लेइंग फील्ड आया है। अब ऑप्शनल का रोल ख़त्म हो गया है यूपी पीसीएस में। इन पेपर्स की प्रिपरेशन मैंने ओनली आईएएस की जो बुकलेट आई थी उसमें से मैंने काफ़ी कवर किया था। और इसके अलावा राकेश सारस्वत की एक बुक आती है टाटा मैग्रो हिल पब्लिकेशन की, उसको भी मैंने फॉलो किया था। और जो दृष्टि आईएएस की बुकलेट थी उसको भी मैंने इस पेपर में फ़ॉलो किया था। और इस पेपर में वैल्यू एडिशन के लिए मैंने जो फॉलो किया था वो गवर्नमेंट ऑर्डर्स थे, जो गवर्नमेंट साइट्स थी उनके मैंने जो डेटा आते थे उसको फॉलो किया था। गूगल का यूज़ किया था, यूट्यूब पर कुछ अगर न्यूज़ आती थी उसको मैंने फॉलो किया था। न्यूज़पेपर में कुछ यूपी रिलेटेड न्यूज़ होती थी, जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर थी, यूपी में किसानों के लिए क्या क्या किया जा रहा है, और फूड सिक्योरिटी के लिए क्या किया जा रहा है, एनवायरनमेंट के लिए क्या किया जा रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्या किया जा रहा है, इकोनॉमिक्स क्या है यूपी की, और यूपी का बजट, यूपी का इकोनॉमिक सर्वे, यूपी का जो पॉपुलेशन सर्वे होता है जिसको सेंसस बोलते हैं, सेंसस में क्या यूपी की स्टेटस है, इस सबको मैंने फॉलो किया था। चीफ मिनिस्टर की स्पीच, माननीय प्रधानमंत्री की स्पीच, इन सबको मैंने फॉलो किया था। इसके अलावा जो माननीय चीफ सेक्रेटरी का एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया था जिसमें जो 15 अगस्त को आया था, जिसमें यूपी गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स लिखी थी,
उसके मैंने काफ़ी डिटेल में नोट्स बनाए थे और वो केवल डेटा था उसमें। वो मुझे लगता है कि इस पेपर में, इन दोनों पेपर में, GS5 और GS6 में मुझे काफ़ी हेल्प किया था। अब मैं आंसर राइटिंग पर आना चाहूँगा। आंसर राइटिंग इस एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो आप पेपर ही पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आपकी आंसर में ना क्वांटिटी होगी और ना क्वालिटी होगी। और आंसर राइटिंग के लिए मैंने स्टार्टिंग में @सारथी जो प्लेटफॉर्म है उसके लाइव आंसर राइटिंग सेशंस में करता था। फोरम IAS की टेस्ट सीरीज़ मैंने लगाई है। स्टार्टिंग में आपको आंसर राइटिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, आपके ख़राब आंसर्स लिखे जाएंगे, लेकिन आप उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप निरंतर प्रयास करते रहिए, निरंतर आंसर राइटिंग करेंगे तो एक दिन आपको आंसर राइटिंग में कंफर्टेबल हो जाएंगे। और जब आंसर राइटिंग में आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आप अपने जो थॉट्स हैं, जो वैल्यू एडिशन है, वो सब अपने आंसर्स में मेंशन कर सकेंगे। आंसर राइटिंग में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप फुल लेंथ मॉक लगाते हैं तो उस पेपर को आप 5 से 10 मिनट पहले जो टाइम शेड्यूल होता है कवर करने का ट्राई कीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम जो सिचुएशन है उसमें आप कंफर्टेबल रहें। और आंसर राइटिंग के लिए एस्पिरेंट्स को ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि वो कौन सा पेन यूज़ करें। तो मैंने V5 और V7 दोनों पेन यूज़ किए थे, लेकिन जिस भी पेन को आप यूज़ करने में कंफर्टेबल हो आप वो पेन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं नोट मेकिंग पर आना चाहूँगा। स्टार्टिंग में मैंने स्टैंडर्ड बुक्स की जो जिस्ट है वो अपने नोट्स में लिखी थी और मैंने डिटेल में काफ़ी नोट्स बनाए थे। फिर मैं उन नोट्स को ही रिवाइज़ करता था। इसके बाद जैसे जैसे मैं उन नोट्स को रिवाइज़ करता गया, उन नोट्स को मैं छोटा करता गया। तो मेरे नोट्स बाद में 15 से 20 पेज में एक सब्जेक्ट के हो जाते थे, जिनको मैं लास्ट टाइम पर रिवाइज़ करता था। और एग्ज़ाम में यही जो शॉर्ट नोट्स हैं और फ्लैश नोट्स हैं वही मेरे काम आते थे। मैं टाइम मैनेजमेंट पर आना चाहूँगा। इसमें मेरा मानना है कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की भी रिक्वायरमेंट होती है। और टाइम मैनेजमेंट का मैं कंसेप्ट मानता हूँ कि आपको फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना टाइम आपको पढ़ाई के लिए मिल पा रहा है उसको आप यूटिलाइज़ कीजिए। और स्टडी आवर्स में जब 2022 में सिलेक्शन से पहले मैं फ्री ही रहता था, तो मैं लगभग जितना टाइम मुझे मिल पाता था मैं पढ़ता था। हालांकि ऐसा नहीं था कि मैंने सभी चीज़ों से अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी या सोशल लाइफ है उसे कट ऑफ कर लिया था, लेकिन मैं पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों को भी मैं बैलेंस करके चलता था। और जो डेली रूटीन की मैं बात करूँगा, मैं स्टार्टिंग में रात में पढ़ना प्रेफर करता था। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई थी, तो मैं रात में वहाँ लाइब्रेरी में पढ़ता था और दिन में मैं सोता था। लेकिन जब जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता था तो मैं एग्ज़ाम के शेड्यूल में खुद को अडेप्ट कर लेता था। और फिर जैसे प्रीलिम्स का टाइम होता था उसी टाइम पर मैं अपना पढ़ाई का शेड्यूल रखता था, ताकि आपका माइंड जब एग्ज़ाम में आप बैठें तो उस वक्त आपका माइंड वर्क करता रहे। मैं इस एग्ज़ाम के डूज़ एंड डोंट्स के बारे में बताना चाहूँगा। आपको इस एग्ज़ाम में मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करना है। आपको एक बुक को 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 बुक को एक बार पढ़ना है। जब आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो आपके माइंड में वो कंटेंट जो है वो रिटेन भी हो पाएगा। और आपको इधर उधर के फालतू कंटेंट पर नहीं भागना है, जो रिलेवेंट पोर्शन है उस पर ही फोकस करना है। और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसको उतना ही वेटेज में पढ़ना है। आपको किसी सब्जेक्ट, जैसे कोई आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन उसको ही पढ़ते रहेंगे। जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है आपको टारगेटेड स्टडी करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करिए। डूज़ में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको मल्टीपल रिवीजन करना है और आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। आपको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब मैं एग्ज़ाम के लास्ट स्टेज पर आना चाहूँगा, जो इंटरव्यू होता है, जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। जैसे ही आपकी इंटरव्यू कॉल आए, आप 2 न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दें और आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स का, अपने होम डिस्ट्रिक्ट का, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में, अपने नेम के बारे में, इनके बारे में आप पढ़ें। और जो आप मॉक टेस्ट हैं, मॉक इंटरव्यूज़ हैं, उनको भी दें। स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, हालांकि इस टाइम में मैं कोई भी मॉक इंटरव्यू नहीं दे पाया था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। लेकिन मॉक इंटरव्यू आपको एक फॉर्मल सेटअप में बैठने के लिए और आपकी स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए और आपकी जो कन्वर्सेशन स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा जो आपके पीयर ग्रुप हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन में। आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं कि आप उनसे वो आपसे क्वेश्चंस पूछें और आप उनके आंसर्स देने का ट्राई करें। आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी स्किल सुधारने के लिए। और इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपको ये रहना होता है कि आप एकदम कॉन्फिडेंट रहे और आप कन्विंसिंग आंसर्स दें उनको, जिससे वो इंटरव्यू बोर्ड आपका इम्प्रेस हो जाए।